Good morning प्यारे बच्चों. I am Lakhan Kumar, your physics teacher. Today we will discuss about the chapter 3rd, motion in straight line part 3. Okay. Earlier we read about the displacement, position, distance, velocity, speed, acceleration, etc. And in second part we read about the graphs and the slope of graph. Now we have to read about the equations of motion. Okay, so these are the equations of motion for uniformly accelerating motion. That means uniform acceleration. Okay, acceleration is uniform. Constant acceleration के लिए हम इसको derive करेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज दिस. ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सबसे पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो ग्राफ होता है फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. ओके, तो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा क्योंकि इक्वल इंटरवल्स में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. क्लियर. हेयर u is the initial velocity, v is the final velocity, t is the time, a is the acceleration and s this is the displacement. अब सबसे पहले हम बात करते हैं t is on time axis and velocity as y at y axis. ये जीरो से स्टार्ट नहीं है, ज़ीरो यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा. ज़ीरो से स्टार्ट नहीं है, ये कहाँ से स्टार्ट है, ये कुछ मतलब ऊपर से स्टार्ट है, वेलोसिटी एक्सिस पे कुछ ऊपर से. दैट मीन्स इट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी एंड इट इज़ द फाइनल वेलोसिटी एट t टाइम. क्लियर. First of all, acceleration. Acceleration is the rate change of velocity. It means final velocity minus initial velocity upon time. Okay, time interval. और यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन है तो इसको यहाँ ले आएंगे तो मल्टीप्लाई. दैट मीन्स ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इट इज़ फॉर स्पीड और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड. सो इट इज़ मीटर पर सेकेंड यूनिट. ओके, स्पीड और वेलोसिटी का क्या यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड. In second equation of motion, okay, second equation of motion we have to calculate the displacement. जैसा कि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है ना, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो वो यहाँ आप कर लेंगे. सो द फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. ओके, and its initial velocity is u and final velocity is v and at time interval is t. Clear. Next one initial final time हो गया, acceleration हो गया, displacement. Now we have to calculate displacement. Displacement is equals to area under the line. Okay, इस लाइन के अंडर कितना एरिया है इन इस लाइन के अंडर और एक्स एक्सिस के बीच में. क्लियर. तो दिस एरिया इज अंडर द लाइन. ओके, and this area can be divided into two parts. One is rectangle and second is triangle. Okay, तो rectangle area होता है, rectangle area हो गया और प्लस triangle area हो गया. तो rectangle is equals to length into width. Length is equals to u and width is equals to t. u into t plus half t into v minus u. ये कैसे आया, area of triangle. Half base into height. Base is equals to this and this line is parallel to this and this measurement is equals to t. So t multiply with perpendicular. Perpendicular हमने निकालना है तो perpendicular is this. ओके, तो ये जो डिस्टेंस है y एक्सिस पे वो u है और ये जो डिस्टेंस है y एक्सिस पे वो v है, वैल्यू v है ना. तो दैट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू v माइनस u. क्लियर. दैट मीन्स perpendicular is equals to this line is parallel to this line, so v minus u. Perpendicular is equals to v minus u. Now we have to eliminate v minus u because in equation we only need one u. क्योंकि s is equals to क्या होता है, ut plus हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना. तो इसका मतलब ओनली वन u वी रिक्वायर्ड. ओके, तो इसका मतलब इसको हमने a में चेंज करना है. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू a. तो t को इधर ले आएंगे तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी. वी कैन पुट हेयर. तो ए टी मल्टीप्लाई विथ टी दैट मीन्स ए टी स्क्वायर. एस इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, मीटर्स में. ओके, दैट इज़ द सेकेंड इक्वेशन. नेक्स्ट वन थर्ड इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन जो है हमारे पास वो किसका है, वो होता है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. ओके, तो ये इसका मतलब इक्वेशन हो गया. तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हमें पता है और ग्राफ ये रहा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ इट विल बी. ओके, देन
द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द लाइन, तो ये एरिया हो गया, एंड दिस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. ओके, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू होता है हाफ sum of the parallel lines, half sum of the parallel lines. One line is u and second line is this complete, that is v, u plus v, half u plus v multiply with the perpendicular distance, this, that is equals to t. तो multiply with t and it is in meter, that is the unit of displacement. okay, तो but v minus u is equals to a is equals to t. अब हमें पता है कि यहाँ पर हमें क्या नहीं चाहिए, हमें टाइम नहीं चाहिए, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है. टाइम वी हैव टू डिस्प्लेस विद द हेल्प ऑफ अदर वैल्यूज़. तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये होता है, तो टाइम के ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे. तो वी माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टाइम. नाउ वी प्लस यू और वी माइनस यू इज इक्वल टू, ये गलत लिखा हुआ ना, वी प्लस यू एंड वी माइनस यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ओके, एंड यू स्क्वायर को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दैट इज योर इक्वेशन थर्ड. ओके, तो ये हमारा हो गया इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशन फॉर ग्राफिकल मेथड. ओके, विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, हमने ग्राफिकल मेथड से ये सॉल्व किया है. अब इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशन के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने डिराइव करना है कैलकुलस मेथड से. ओके, तो कैलकुलस मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज़ करना है. तो फर्स्ट इक्वेशन हमें पता है कि क्या है, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, वी हैव टू डिराइव इट. तो हमें ठीक है किससे करना चाहिए, मतलब एक तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से. वी नो दैट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशन के लिए कर रहे हैं, तो a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी. डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन. तो a को हम यहाँ टी टी को हम यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है. तो a डी टी इज इक्वल टू डी वी, ये आ गया. इंटीग्रेट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 टू t, दोनों साइड को हम इंटीग्रेट करेंगे. क्यों करेंगे, क्योंकि डी वी इज़ द स्मॉल चेंज इन टू वेलोसिटी एंड वी नीड फुल चेंज, होल चेंज, दैट मीन्स टोटल चेंज. टोटल चेंज हमें चाहिए, तो टोटल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन. स्मॉल पार्ट निकालने के लिए डिफरेंशिएशन और स्मॉल पार्ट से टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन. क्लियर. तो ये हो गया वी डी टी. ओके, यहाँ पर, और ये हो गया ए डी टी. ये थोड़ा सा रॉन्ग है, यहाँ पर डी वी होगा. ओके, डी वी, क्योंकि डी वी है ना, यहाँ इंटीग्रेशन डी वी का करना है और यहाँ पर किसका करना है, ए डी टी का. और लिमिट्स यहाँ पर क्या होगी, वी नॉट टू वी, वी नॉट टू वी, यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी. हम कहीं पर इनिशियल वेलोसिटी को वी नॉट से और कहीं पर यू से डिनोट करते हैं, तो कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें, ध्यान रखना है ना इसको. तो u और v नॉट बोथ आर द सिंबल ऑफ इनिशियल वेलोसिटी. ओके, और ए डी टी हो गया 0 टू टी टाइम के लिए हमने करना है. तो 0 टू टी टाइम के लिए इंटीग्रेशन करोगे तो a इज़ ए कॉन्स्टेंट एंड इट विल बी आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रेशन. कॉन्स्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं. और डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, t, ये हमें पता है. और t के ऊपर लिमिट्स लगाओगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना. तो अपर लिमिट t रिप्लेस बाय t एंड t रिप्लेस बाय 0, t माइनस 0 इज इक्वल टू t, तो t यहाँ जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट वन यहाँ से करोगे तो डी वी का होता है v, और v में अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम आगे कर लेंगे, तो ये आ जाएगा v अपॉन वी नॉट से आ जाएगा, डी वी का इंटीग्रेशन हो गया v, और ए टी हमारे पास हो ही गया. अब इसके अंदर अपर लिमिट पुट करोगे तो v, और लोअर लिमिट पुट करोगे तो वी नॉट माइनस वी नॉट. क्लियर, इज इक्वल टू 80 था. तो अब इसको यहाँ ट्रांसफर कर दोगे तो दैट विल बी पॉजिटिव एंड इट इज़ द इक्वेशन फर्स्ट. ओके, तो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड, दैट इज ओके, यू कैन सॉल्व इट इजीली. नेक्स्ट वन, इक्वेशन 2, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन 2 विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड. तो इक्वेशन 2 इज दिस, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब कहोगे सर ये तो कोई फॉर्म नहीं हुई हमारे पास, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है. तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर u को v नोट से रिप्रेजेंट किया है और s को x से. बट ये x नोड कहाँ से आया, यहाँ पर हमने ये माना है कि x नोड जो यहाँ पर जो स्टार्टिंग पोजीशन उसकी ओरिजिन पे मानी है, यानी 0 पोजीशन पे. यहाँ पर अपनों ने कितने पे मानी है, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे, x नोड पे ऑलरेडी है. तो इसका मतलब बोथ रिप्रेजेंट द सेम इक्वेशन. इन दिस पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन एट t इक्वल्स टू 0 एट ओरिजिन, एंड इन दिस
स्टार्टिंग पोजिशन एट टी इक्वल टू 0 इज एक्स नोड फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर? तो ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट वन बी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ओके, तो हम डी टी को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, तो डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी। ओके, अब हमने क्या करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। ये इक्वेशन हम इसमें पुट कर देंगे, तो इसमें पुट करेंगे तो वी नॉट प्लस ए टी इंटू डी टी, दैट इज़ द इक्वेशन। अब हमारे पास जो इक्वेशन है, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, इस ब्रैकेट को, तो ये आ जाएगा वी नॉट डी टी और ए टी डी टी। ओके, तो अब इंटीग्रेशन करेंगे। मैंने बताया था जब भी हम कुछ कैलकुलेट करते हैं तो दोनों साइड पे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, ये चीज़ याद रखना। ओके, तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, मतलब टोटल करना है ना, हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी टोटल चेंज इनटू पोजीशन निकालना है, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन होगा और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पर लिमिट्स आएगी एक्स नोट टू एक्स, एक्स नोट टू एक्स, और यहाँ पर लिमिट आएगी 0 टू टी, यहाँ पर भी 0 टू टी। ओके, अब इसको अपने कर लेते हैं, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, और लिमिट्स आ जाएगी एक्स नॉट टू एक्स, यानी लोअर लिमिट एक्स नॉट एंड अपर लिमिट एक्स। अब इसमें हम पुट करेंगे, तो ये देखो वी नोट कॉन्स्टेंट था, हमने आउटसाइड ले लिया, क्योंकि वी नोट जो है वो स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी, लेकिन स्टार्टिंग वेलोसिटी जब टी इक्वल टू 0 पे है, वो एक बार ही हमने देखी होगी, या तो 0 होगी या कुछ होगी, तो दैट इज़ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट आ गया तो डी टी का क्या हो जाएगा, टी, इंटीग्रेशन टी हो जाएगा अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। इसका ए कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशन है, इट मीन्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट ए आउटसाइड, एंड टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2, और 0 अप लोअर लिमिट एंड टी अपर लिमिट। जब इसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स माइनस एक्स नॉट, इसमें पुट करोगे तो वी नॉट टी माइनस 0 प्लस हाफ प्लस ए टी, अपर लिमिट पुट करेंगे तो टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर बाय 2 0। क्लियर? ये हो जाएगा हमारे पास वी नॉट टी, ये तो देखो टी माइनस 0 टी हो सकता है, और ये भी टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 इज टी स्क्वायर बाय 2, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स नोट को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो सेकंड साइड पे ट्रांसफर करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ओके, अगर पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन 0 है, ओके, ओरिजिन से स्टार्ट है, तो एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हमने देखना है, तो उसके लिए मैंने एक्सेलरेशन की टर्म ली है, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ये रही फर्स्ट इक्वेशन है ना। तो एक्सेलरेशन हमने स्टार्टिंग में देखा था, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ वी पुट हेयर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस इक्वेशन बाय डी एक्स। ओके, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कट के सेम ही आना है, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर से हम कर सकते हैं, सेम चीज़ से हम कर सकते हैं। अब डी एक्स को इधर ले आता हूँ, डी वी को इधर, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल मल्टीप्लाई विद डी वी अपॉन डी एक्स। क्लियर? तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी, तो ये आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, ये आ गया ए, यहाँ पर हमने सब कुछ किया हुआ है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, डी एक्स को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एक्स आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि टोटल चेंज इनटू वेलोसिटी एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन हमने किया है वी डी वी का, बट वी चेंज हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज़ वी। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी यू ली है तो यू आ जाएगा, और वी नोड लोगे तो वी नोड आ जाएगा, वो आपकी चॉइस है। इसके बाद देखो नेक्स्ट वन, यहाँ पर पोजीशन स्टार्टिंग कितनी है, एक्स नोड, और फाइनल पोजीशन है एक्स। अब हम इसमें करेंगे वी डी वी में, तो वी डी वी का जब इंटीग्रेशन करोगे, तो वी का इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू वी, ठीक है, तो इट मीन्स पावर 1 ऐड अपॉन 2 वी स्क्वायर बाय 2 एंड लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो व्हेन वी पुट अपर लिमिट वी स्क्वायर एंड लोअर लिमिट यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2, एलसीएम आप ले सकते हो, तो कंबाइंडली वी कैन राइट हियर अपॉन 2, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल अपॉन 2। ओके, और यहाँ पर ए कांस्टेंट है, आउटसाइड आ जाएगा, और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होगा, और अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो अब इसमें जब लिमिट पुट करोगे तो अपर लिमिट एक्स और लोअर लिमिट एक्स नॉट, तो एक्स माइनस एक्स नॉट, तो इट इज़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द
total displacement of the object that can be considered as x s. ओके, s इज इक्वल टू x माइनस एक्स नोट. अगर फाइनल पोजीशन हमारे पास इनिशियल पोजीशन 0 है तो भी अपने s पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा. और वी कैन सॉल्व दिस बाय मल्टीप्लाई टू हेयर वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू एस. तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as इज द इक्वेशन. It is the third equation of motion with the help of this equation. Okay, next one, free fall. फ्री फॉल हम देख लेते हैं. तो फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से छोड़ते हैं तो इट कैन बी फ्रीली फॉल. ओके, तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली एंड नो अदर फोर्सेस इज कॉल्ड फ्री फॉल. अब ये चीज़ ध्यान रखना कि इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ओनली इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यानी और कोई फोर्स उस पर नहीं होना चाहिए. ऊपर से हम उसको गिराते हैं तो ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इट विल बी फ्री फॉल. बट देयर विल बी नो एयर रेजिस्टेंस एटसेट्रा. कुछ भी एयर वगैरह रेजिस्टिव नहीं होनी चाहिए, मतलब और कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्री फॉल. ओके, द टू ऑब्जेक्ट्स ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट विल इट एयर रेजिस्टेंस कैन बी नेग्लेक्टेड. यानी एयर रेजिस्टेंस को हमने जीरो माना है, यानी वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है. आपको पता है कि जैसे जैसे एयर में हम फास्ट मूव करते हैं तो एयर हमारी बॉडी को या फिर ऑब्जेक्ट की बॉडी को क्या करती है, रेजिस्ट करती है. तो हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम एंड विद सेम स्पीड. मतलब अगर हमने दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को सेम हाइट से, ओके, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सेम हाइट से, डजेंट मैटर उनका मास क्या है, हमने सेम हाइट से उसको ड्रॉप किया है और ये माना है कि रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है, तो एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है, तो वो ग्राउंड पर सेम टाइम में और सेम स्पीड से पहुंचेंगे. ओके, क्योंकि यहाँ पर ओनली जी वर्क कर रहा है. ओके, वेट वर्क नहीं कर रहा है एम जी. कॉन्सिक्वेंटली एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन फ्री फॉल रिगार्डलेस ऑफ देयर मास. ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो उसके मास पर डिपेंड नहीं करता अगर एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है तो. हैव द सेम एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन चाहे स्मॉल ऑब्जेक्ट है चाहे बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, दोनों के ऊपर सेम लगेगा. क्लियर, एयर रेजिस्टेंस हमने जीरो माना है. तो एक्सेलरेशन इन फ्री फॉल दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड्स. जैसे जैसे हम एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है तो उसका ग्रेविटी एक्सेलरेशन कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड्स. इट इज़ द फ्री फॉल. इसमें लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस एनी टू ऑब्जेक्ट्स फॉल एट द सेम रेट एट एंड हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम. द एप्पल एंड फेदर सीन हेयर आर फॉलिंग इन अ वैक्यूम. आप देख सकते हो हमने कुछ हाइट से फेदर और एप्पल को कुछ हाइट से गिराया है, तो आप देख सकते हो कि हर टाइम पे उनकी सेम डिस्टेंस कवर की है उसने, तो ग्राउंड पे भी सेम टाइम पे पहुंचेंगे. अगर एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है तो, एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा तो चेंज हो जाएगा. क्लियर, फ्री फॉल हम विदाउट एयर रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट वन, फ्री फॉल के लिए ग्राफ्स क्या होंगे. तो फिगर शोज द मोशन डायग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट वाज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड फॉल फ्रीली. ओके, यानी रेस्ट से हमने उसको छोड़ा है ऊपर से कुछ हाइट से और वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है. फिगर बी शोज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ये जो है वो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसमें देख सकते हो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है कितना, ए इज इक्वल टू जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्री फॉल में, और स्टार्टिंग वेलोसिटी यू इक्वल टू 0 है. ओके, क्योंकि हमने इसको सिर्फ छोड़ा है. द वेलोसिटी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप ए वाई इज इक्वल टू ए फ्री फॉल इज इक्वल टू माइनस जी. अब ये क्या है वो चीज़ ध्यान रखना कि हमारे पास जो ग्राफ है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, क्योंकि इट इज़ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशन. क्योंकि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्ट्रेट लाइन आएगा. बट अब वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए था, ये फोर्थ में क्यों आ रहा है, क्योंकि टाइम तो पॉजिटिव होगा लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो डाउनवर्ड्स है. यानी अगर हम किसी चीज़ को अर्थ सरफेस से देख रहे हैं तो वो ऊपर की तरफ जाती है, तो वो पॉजिटिव वेलोसिटी गेन करता है, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जा रहा है ऊपर की तरफ, है ना. और नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब वो नेगेटिव वेलोसिटी, इट मीन्स क्योंकि वो क्या आ रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आ रहा है, तो नेगेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है. तो इट विल बी अ नेगेटिव स्लोप ऑफ दिस. ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे की तरफ, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा. और स्लोप फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस जी हमने इसके अंदर कंसिडर किया क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है वो.
where g is a positive number which is equals to the 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस पे है ये. अदर प्लैनेट्स हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जी. हाइट के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है और अदर प्लैनेट्स पे भी जी का वैल्यू क्या होता है, अलग होता है. तो सरफेस में ज़्यादा हाइट पे चेंज होगा. यूँ नहीं है कि 100 मीटर हाइट पे गए हैं तो जब चेंज हो जाएगा. ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में डिटेल्स में. ओके, नेक्स्ट वन, relative velocity. Okay, it is the last topic of this chapter, relative velocity. When two bodies are moving in the same direction parallel to each other. ये आपको पता ही है कि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी. ओके, व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन क्या होता है कि उन दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. तो वी ए प्लस वी बी. ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा व्हेन टू बॉडी मेक एन एंगल विद ईच अदर. मतलब एक बॉडी इस तरफ जा रही है और एक बॉडी इस तरफ जा रही है एंड दे दैट हैज़ थीटा एंगल, देन द रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस टू वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस टू वी ए एंड वी बी कॉस थीटा. ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास. तो ये फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का वेक्टर्स में. अभी वेक्टर हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे. क्लियर? तो ये चीज़ याद रखना. ओके, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वन. कुछ एक एग्जांपल्स है. पर्सन आउटसाइड द बस. अगर हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी हम देख रहे हैं तो पर्सन आउटसाइड द बस, बस से बाहर है वो. ठीक है, तीन चीज़ें यहाँ पर शो है. एक ट्री है और एक बॉय है और एक बस है. तो हमारे पास जो पर्सन है वो आउटसाइड द बस है. द बस मूव्ड अवे फ्रॉम द ट्री, मतलब इस साइड जा रही है वो, है ना. मूव्ड अवे फ्रॉम द ट्री. द पर्सन इज कंपेयरिंग द पोजिशन ऑफ द बस with respect to the position of the tree. Reference origin is position of tree. Okay, of the position of tree. मतलब हमने origin इसको माना है ना, तो इसका मतलब ये रेस्ट में और ये मूव कर रहे हैं. क्लियर कर रहे हैं कि मतलब अगर हमने इसको रेफरेंस माना है तो रेफरेंस पॉइंट ये हो गया, तो इससे इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है. तो इसका मतलब ये मोशन में है और ये जो है ये रेस्ट में है. अब कोई बस के अंदर बैठा है कोई, ठीक है, पर्सन कोई बस के अंदर बैठा है, तो उसके लिए क्या होगा कि वो बस के लिए क्या है, रेस्ट में. बस के अंदर उसके लिए कोई भी चीज़ मूव नहीं कर रही. लेकिन जैसे ही वो बाहर इस पर्सन को देखता है तो इसके लिए ये इस स्पीड से इस तरफ जा रहा है, यानी रेफरेंस पॉइंट अब ये हो गया. तो रेफरेंस पॉइंट हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी डिस्टेंस बढ़ रही है. तो इट मीन्स इट मूविंग बैकवर्ड फ्रॉम द बस. क्लियर? इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हो. पर्सन इनसाइड द बस. अभी मैंने बताया कि आउटसाइड था तब तो वो दूर जा रही थी. अब इनसाइड द बस है तो रेफरेंस क्या हो जाएगा, द ट्री मूव्ड अवे फ्रॉम द बस. द पर्सन इज कंपेयरिंग द पोजीशन ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ बस. रेफरेंस ओरिजिन इन इज द पोजीशन ऑफ बस. ओके, अब समझ रहे हो कि मैंने दोनों एक में ही बता दिया. इसमें मैंने बता दिया था कि अगर ये बाहर बैठा है तो ये रेफरेंस किसकी लेगा, ट्री की लेगा ना. ठीक है, तो रेफरेंस किसकी लेगा, ट्री की लेगा. तो ट्री के रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है, इसलिए ये मांगने का कि ये इससे दूर की तरफ जा रहा है. क्लियर? लेकिन जब ये बस के अंदर बैठ जाता है, बस के ऊपर बैठ जाता है, तो अब ये नोट करेगा कि ट्री इससे दूर जा रहा है क्योंकि रेफरेंस पॉइंट अब क्या होगी, बस होगी. क्लियर? तो इसका मतलब बस आगे की तरफ चलेगी तो इसका मतलब इसको यूँ लगेगा ट्री पीछे की तरफ जा रहा है. क्लियर? दैट इज़ द रिलेटिव टर्म. ओके, सो द रिलेटिव वेलोसिटी इज ऑल्सो रिलेटिव टर्म. जैसे हम एक ट्रेन में बैठे हैं, मान लो दो पैरेलल ट्रैक्स पे दो ट्रेन खड़ी है. हमारे साथ हमेशा होता है ऐसे, हम विंडो से बाहर की तरफ देख रहे हैं इस ट्रेन को, और ये अचानक क्या होता है, ये ट्रेन चलना स्टार्ट करती है धीरे धीरे. तो हमें लगता है कि हमारी ट्रेन मूव कर रही है. क्यों कर रही है? क्योंकि हमें यूँ लग रहा है कि हम रेफरेंस में इसके चल रहे हैं ना, हम रेफरेंस में इसके चल रहे हैं. मूव ये कर रही है लेकिन हमें लग रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इसकी रिस्पेक्ट में इसकी मोशन पीछे की तरफ है. ओके, तो हमें यूँ लगेगा कि हम पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना. तो इसलिए हमें ऐसा फील होता है. तो वही चीज़ हम हर जगह फील करते हैं, है ना. जैसे फ़ैन कई बार रोटेट होता है तो वो एक डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, तो वो भी हमें फील कर सकते हैं. जैसे ये पैरेलल ट्रैक वाला बहुत अच्छा एग्जांपल है ना, इस ट्रेन्स वाला ना. तो ट्रेन वाले एग्जांपल में हम ले सकते हैं. तो मोशन इज़ रिलेटिव, मोशन इज़ रिलेटिव. बोथ द ऑब्जर्वेशंस आर करेक्ट. द डिफरेंस इज व्हाट इज टेकन एज द ओरिजिन. हमने किस चीज़ को मतलब वो लिया है, ठीक है, ओरिजिन लिया है.
बोथ द ऑब्जर्वेशंस आर करेक्ट, मतलब पहले वाला भी था कि बस मूव कर रही है और दूसरे वाला भी था कि ट्री मूव कर रहा है। तो हमें डिफरेंस किस चीज़ का है कि हमने ओरिजिन किसको लिया है, बस को लिया है ट्री को। तो मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव टर्म। व्हेन वन सेज दैट अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ही शी इज कंपेयरिंग द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, मतलब हम एक ऑब्जेक्ट से यानी सराउंडिंग से कंपेयर करते हैं। मोशन इज देयर फॉर चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। क्लियर? तो इसका मतलब चेंज इन पोजीशन है वो कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कितना मूव कर रही है, ठीक है, कंप्लीट टाइम में। काइनेमेटिक स्टडीज मोशन विदाउट डिलीविंग इनटू व्हाट कॉजेज द मोशन। ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि काइनेमेटिक्स जो होती है वो इस चीज़ से डील करती है कि हमें नहीं पता कि वो किस कॉज से मूव कर रहा है, कितने फोर्स से मूव कर रहा है, क्या है, हमें तो इतना है कि वो मूव कर रहा है। ओके, दैट्स इट. It is the knowledge of chapter 3rd, that is motion in straight line. If you have any kind of doubt, then you can ask me in comment box. Thank you.